देशमुख पांडे के जासूस चारों दिशाओं में आठों पहर कालूराम औघड़ की खोज कर रहे थे, पर कालूराम तो ऐसे गायब हुआ जैसे कि गधे के सिर से सींग। कुछ दिन और खोज करने के बाद भी जब कालूराम का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था, तो देशमुख अत्यंत ही चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। अपने ऑफिस में बैठे बैठे भगवान के संयोग से उसे उन एजेंट्स की याद आ गई जिन्होंने उसके पहले भी मदद की थी। इसलिए वो उनसे मिलने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर जाने के लिए सोचने लगा। ऑफिस से जब वो बाहर निकला तो शर्मा भी उसके साथ चलने के लिए पूछता है, किंतु पांडे हाथ के संकेत से साथ चलने से मना कर देता है। वास्तविकता तो ये थी कि वो नहीं चाहता था कि कोई इस रहस्य को जाने कि वो आरब की सहायता कर रहा है। वो स्वयं ही गाड़ी को ड्राइव करता हुआ हेडक्वार्टर पहुंच गया। पांडे सीधा एजेंट 7 के ऑफिस में पहुंच गया। 7 ने पांडे को देखते ही कहा, कहिए कैसे आना हुआ आपका? पिछली बार जब तुम्हारे चरण यहाँ पर पड़े थे तो तूफान आ गया था, अब पता नहीं क्या सुनामी आएगा। खैर सुनाओ कैसे आना हुआ? हाथ से बैठने का संकेत करते हुए 7 ने कहा। पांडे बैठ गया। पांडे ने कहा, मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मिलने चला आया। ये तो मैं भी समझ सकता हूँ कि इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर मिलने आए तो किसी विशेष कार्य से ही होंगे। कहिए क्या चाहिए आपको हमसे? आपको आरब के बारे में तो सब कुछ पता चल ही चुका होगा। पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। 7 कहता है कि हाँ, सब कुछ पता चल चुका है, किंतु मुझे खोज है उस इंसान की जिसका नाम औघड़ कालूराम है, जिसने आरव को मरने के बाद भी जिंदा किया। काफी खोज करने के बाद भी कोई भी लीड हमें नहीं मिल रही है। क्या पता जाने वो औघड़ क्या गुल खिला रहा होगा। कालूराम का एक स्केच दिखाते हुए पांडे ने कहा, देखो इसे ढूंढने में तो मैं तुम्हारी लीगली कोई मदद नहीं कर सकता। फोटो को देखते हुए 7 ने कहा, तो क्या आप इस बारे में मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते? पांडे के माथे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थी। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? फुसफुसाते हुए एजेंट 7 ने कहा। इस पर पांडे ने 7 की आंखों में देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता हो। पांडे ने भी पूछ लिया, तो बदले में आपको क्या चाहिए? क्या आप मुझसे कोई डील करना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। चेहरे के भाव को छिपाते हुए 7 ने कहा, कहो ना। पांडे ने जोर देकर कहा, आखिर अपने दोस्त से क्या छिपाना? वो जो उस दिन एक लड़की आई थी, रोनी, उसकी बात बीच में ही काटते हुए पांडे ने कहा, हाँ, कौन थी? वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही थी। अद्भुत योद्धा थी वो। उसकी स्फूर्ति प्रशंसा योग्य थी। पांडे समझ गया कि 7 ने रोनी को चयन कर लिया है। एक ही बार मिलने पर वो रोनी पर आसक्त हो गया है। पांडे को ये आशा नहीं थी कि एजेंट 7 एक ही बार रोनी को देखकर उसके प्यार में पड़ जाएगा। ठीक है, पांडे कहता है कि मैं तुम्हें रोनी से मिलवा दूंगा। लंबी सांस भरते हुए पांडे ने उत्तर दिया, ओके,
मैं देखता हूँ कालूराम कौन से बिल में छुपा हुआ बैठा है। उत्तर सुनकर पांडे वहां से चला गया। रोनी ने पांडे को कॉल किया। पांडे ऑफिस में बैठा हुआ केसेस के फाइल्स को पढ़ रहा था। तभी रोनी की कॉल आई। हेलो, मैं रोनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो रोनी। पापा का सुबह कहीं से पता नहीं चल रहा है, फोन भी बंद ही जा रहा है। बहुत चिंता हो रही है मुझे, कहीं कुछ हो न गया हो, कहकर रोनी व्यग्र हो गई। पांडे कहता है, मुझे पूरी बात बताओ। कुछ नहीं होगा। अंकल को क्या हुआ, मुझे बताओ तुम। रोनी बताती है कि रात को हम दोनों साथ ही थे, साथ खाना खाया, साथ सोए। सुबह जब मैं जगी तब वो यहाँ घर पे नहीं थे। सुबह से ही मैं उनका वेट कर रहा हूँ। पांडे ने सारी बात सुनी, फिर कहा ठीक है मैं देखता हूँ, कहकर कॉल कट कर दिया। पांडे ने कुछ सोचकर 7 को कॉल किया, उसे सारी बात बताई और कहा कि वो रोनी के पास जा रहा है। तुम चाहो तो साथ चल सकते हो और मेरी मदद कर सकते हो। 7 को तो जैसे मनचाही मुराद ही मिल गई हो। उसने तुरंत हाँ कर दी। उसने मार्ग में ही मिलने का कह दिया। रास्ते में 7 को लेकर पांडे रोनी के घर पहुंचा। 7 को देखकर रोनी चौंक गई। हमेशा की तरह एजेंट 7 ने उसका काला कोट और जासूस वाला लुक छोड़ दिया था। पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर एजेंट 7 काफी ही आकर्षक लग रहा था। 7 की कदकाठी ठीक ठाक ही थी, गोरा रंग था, तेज तर्रार दिमाग का मालिक था। 7 कुल मिलाकर काफी गुड लुकिंग था। कोई भी लड़की बहुत ही आसानी से उससे दिल हार जाती। सारी बातें दोबारा से सुनी, सुनकर पूरी घर का निरीक्षण किया। 7 ने पूछा, रात को आपके पापा ने क्या पहना था? ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट। अपनी दिमाग पर जोर देते हुए रोनी ने बताया, 7 तुम्हारे पिताजी ठीक हैं, जहां भी गए हैं अपनी इच्छा से गए हैं, उनकी किडनैप वगैरह नहीं हुआ है। तुम ये सब ऐसे इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? पांडे ने सवाल किया। पहली बात तो रोनी घर पे ही थी। अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती या फिर ऐसी कोई बात होती, उनका किडनैप हुआ होता, तो रोनी को कुछ ना कुछ आवाज जरूर सुनाई देती। दूसरी बात, सुबह वो नहाकर निकले हैं, मैंने बाथरूम में उनके कपड़े को टंगा देखा है जो उन्होंने कल पहना था। तभी अचानक से पांडे को ताम्रपत्र का याद आया। वो पूछता है, रोनी वो ताम्रपत्र कहाँ है? वो यहाँ इस सोफा में रखा हुआ है। रोनी ने सोफा की ओर संकेत किया। अगर तुम्हें सही लगे तो एक बार चेक कर सकते हो। हाँ हाँ क्यों नहीं। रोनी ने ये कहकर सोफा की चाबी लेकर सोफा खोली। सोफा में एक सीक्रेट चैम्बर जैसा बना हुआ था। उसी में उसने कल रात को ताम्रपत्र को पढ़ने के बाद रखा था। उस सोफा के लॉकर को खोलकर देखा तो ताम्रपत्र वहां से गायब था। रोनी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो ताम्रपत्र को साथ में लेकर गए हैं, किंतु कहाँ? यही मेन क्वेश्चन है जिसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है।